वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे पहले आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। आज नया टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो ये क्या बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बताता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या आपके पास प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्वांटिटेटिव क्या रिलेशनशिप होती है, यही बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये स्टार्टिंग में दिया था गुल्डबर्ग एंड वागेने इन 1867 में। ठीक है, किसने दिया था? 1867 में गुल्डबर्ग एंड बागे। ठीक है, गुल्डबर्ग एंड बागे। ठीक है, इतना याद रखना, WAAGE। ठीक है, इतना याद रखना साइंटिस्ट का, गुल्डबर्ग एंड बागे इन 1867। तो क्या बताता है देखो ये लॉ। तो सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये बोलता है एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा देखो, विद ईच पावर इज रेज टू द स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जहाँ पर स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किस में होगा? पावर पे होगा। ठीक है, यहाँ पर बताया नहीं, मैं बता दूंगा कि स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप पावर में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक केमिकल रिएक्शन है आपके पास। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं, ए प्लस बी यहाँ से बन रहा है प्रोडक्ट। तो ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? रेट इक्वल टू रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या दिखाते हैं? कंसंट्रेशन को दिखाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चले जाएगा। ठीक है, ए की पावर ए, बी कंसंट्रेशन रेज टू बी। ठीक है, और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो ये क्या आएगा? के टर्म, कांस्टेंट टर्म आएगा, जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आया ना सभी को कैसे रिप्रेजेंट करना है किसी भी रेट को? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन रखेंगे तो उसके बाद रेट इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उनका जो प्रोडक्ट है, और वहाँ पर हर एक कंसंट्रेशन को आप रेज करोगे पावर से, जो क्या होगा? किसके इक्वल होगा? स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल, जो कि केमिकल रिएक्शन में आपको दिया होगा किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो जहाँ से एक कांस्टेंट टर्म आता है वो आता है के। ठीक है, तो यही क्या होता है? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसको हमने डिफाइन करना है क्या होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो हमने देखा था जो रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने बोला था ना, रेट इक्वल टू आपके पास के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो के को हम डिफाइन कब कर सकते हैं? अगर आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, अगर आप 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं, ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 1 हो जाएगा, तो ये के इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। तो इस केस में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी रेट कांस्टेंट को। तो आप क्या बोल सकते हैं? रेट कांस्टेंट क्या है? Rate constant of a reaction at a given temperature may be defined as the rate of reaction when the concentration of each of the reactant is unity। जब हर एक concentration reactant का जो है वो unity है, तो उस केस में रेट इक्वल टू क्या आ जाता है? के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो एक हिसाब से जो रेट कांस्टेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बस कंसंट्रेशन क्या हो गया है? फिक्स कर दिया आपने, स्टैंडर्ड कर दिया, यूनिटी कर दिया है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। तो 1 मोल पर लीटर है हर एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो उस टाइम में जो रेट दिख रहा होगा आपको, उसी को हम रेट ऑफ कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेट कांस्टेंट के। देखो, तो रेट कांस्टेंट आपको सबसे पहले तो ये बताएगा मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। जिस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन और वाइस वर्सा। ठीक है, और अलग अलग रिएक्शन के लिए वैल्यूज़ ऑफ के क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। ठीक है, एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की अभी बताएंगे, ऑर्डर नहीं बताया हमने, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर के, हर एक रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इतना याद रखना। रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर।
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, इतना याद रखना। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपने क्या ले लिया है, यूनिटी कर लिया, तो आप कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे भी तो जब तक यूनिटी नहीं रहेगा तब तक रेट कांस्टेंट को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इतना याद रखना। तो हमने बताया फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा कंसंट्रेशन पे, क्योंकि कंसंट्रेशन को आपने यूनिटी करना है तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर नहीं सकते। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। तो अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे रेट लॉ देखेंगे। ठीक है, रेट लॉ, ये तो हमने देखा था रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, वो क्या बोलता है वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।